जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट से कराची में स्वागत करता हूं। और आज के इस विशेष सत्र में हम बात करेंगे आपके साथ कि 14th जेपीएससी जो है उसमें इकोनॉमिक्स जो सेक्शन है, इस इकोनॉमिक्स सेक्शन की तैयारी हम कैसे करें। आप ध्यान रखिए कि जो मेंस है जेपीएससी का, उस मेंस के अंतर्गत एक पेपर ही है इकोनॉमिक्स, राइट। और इकोनॉमिक्स जो है पीटी में भी है, और जो छात्रों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया है, उस इंटरेक्शन से अधिकांश छात्रों ने हमें जो इन्फॉर्म किया है कि उनको इकोनॉमिक्स में बहुत ही दिक्कत है। इकोनॉमिक्स का जो प्रिपरेशन है उनका बहुत बैलेंस नहीं हो पाता है, और बैलेंस नहीं होने के कई वजह हैं, राइट। मैं कह रहा हूँ कि कई वजह है। क्या झारखंड में इकोनॉमिक्स से जो सेक्शन है उसका सिलेबस, यानी कि सिलेबस आपका तैयार रहता है? अगर ये प्रश्न हम विद्यार्थियों से करते हैं, हमने फीडबैक लिया है विद्यार्थियों के साथ, तो विद्यार्थियों के साथ इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है मेंस का, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत ही स्पष्ट है और पीटी का सिलेबस उतना स्पष्ट नहीं है, तो हम पीटी और मेंस दोनों की बात करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा मेंस का, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत जटिल है। तो जो विद्यार्थी जो नए सिलेबस है उसमें जिन विद्यार्थियों ने जेपीएससी मेंस लिखा है या जो पहले क्वालिफाई किए हैं, उनसी बातचीत के क्रम में हमें जो जानकारी मिली है कि अधिकांश विद्यार्थी जो है इस सिलेबस को ही प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, राइट। उनका कहना है कि इसका प्रिपरेशन ही टफ है, राइट। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट, बहुत जटिल है, बहुत ब्रॉड है। इतना जटिल, इतना ब्रॉड, इतना कॉम्प्लेक्स सिलेबस किसी भी जो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का भी जो सिलेबस है इकोनॉमिक सेक्शन का, आप कंपेयर कर लोगे। मेरी बात अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी बात में आपको संदेह हो तो आप कंपेयर कर लोगे। सिलेबस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है और बहुत ब्रॉड है। तो इतना ब्रॉड जो सिलेबस है, इतना जटिल जो सिलेबस है, तो पहला विद्यार्थियों का तो कहना है कि हम सिलेबस ही नहीं कवर कर पा रहे हैं, राइट। उसका क्या वजह है कि एक तो सेल्फ स्टडी करने जाते हैं तो सेल्फ स्टडी से नहीं कवर कर पाते हैं, और कोई ऐसा डेडिकेटेड पर्सन जो कि कॉन्टिन्यूअस उस पर काम कर रहा हो, अध्यापन कर रहा हो, ऐसी भी सिचुएशन वहां पर उपलब्ध नहीं है, राइट। हमने आपको 13th जेपीएससी में हमारे साथ जो विद्यार्थी जुड़े उन लोगों को हमने कराया, और हमने पहले ही कहा कि देखो, इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है जो कि मेंस है और पीटी है, दोनों टाइम टेकिंग है। आप सोचोगे कि 10-15 दिन में इकोनॉमिक्स झारखंड का आप समझ जाओगे, जेपीएससी का जो सिलेबस है वो समझ जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि सिलेबस क्या है कि इसका सिलेबस, मैं क्यों कह रहा हूं कि जटिल है, तो देखो सिलेबस को अगर आप देखोगे तो सिलेबस के अंतर्गत पहला जो है ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित और नेशनल इनकम से संबंधित टॉपिक है ना। एक तो ये आपका है यहाँ पर। दूसरा जो है, यहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित टॉपिक है। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, राइट। तीसरा जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो है रिफॉर्म से संबंधित है, और इसमें ग्लोबलाइजेशन भी है। और चौथा जो सेक्शन है दैट इज
इकोनॉमी ऑफ झारखंड है ना। सो देर आर 4 इम्पॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर है, यानी कि 4 इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंतर्गत मेंस के सिलेबस में है। और ये चारों जो सेक्शन है इसमें से पीटी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। बाकी जगह का जब आप सिलेबस देखोगे, अदर किसी भी पीसीएसओ या यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो सारा चीज एक साथ इंटीग्रेटेड है और बहुत कम टॉपिक है बाकी जगह के सिलेबस में। लेकिन झारखंड का जो सिलेबस है, अगर झारखंड के यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस इकोनॉमिक्स का है उसमें एक दो चीज़ को छोड़ दोगे कि मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उनको अगर छोड़ दोगे या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट को अगर छोड़ दोगे तो बाकी सब जो है एक तरह से ग्रेजुएशन लेवल का ये सिलेबस है। और ये सिलेबस जो है एक तरह से मेंस का जो सिलेबस था पहले ऑप्शनल का, उससे कट पेस्ट करके इसको बनाया गया है, राइट। और इसलिए अधिकांश विद्यार्थी इस सिलेबस में प्रॉब्लम महसूस करते हैं और सेल्फ स्टडी जब करने जाते हैं तो पूरे टॉपिक ही कवर नहीं कर पाते हैं। और कोचिंग में भी मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप इकोनॉमिक्स से कोई भी टीचर पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए, विदाउट डेडिकेशन के नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि टीचर जेएसएससी का भी अध्यापन कर रहा और टीचर जो है जेपीएससी का भी अध्यापन कर लेगा, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। और इसको कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रिपरेशन करना है तो ध्यान ये रखना है कि आपको पूरे सिलेबस जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पूरे सिलेबस की जानकारी अगर आप प्राप्त करने का प्रयास करें तो आप को थोड़ा सा आज इस डिस्कशन में हम आपको इंसाइट दे रहे हैं कि कैसे इस सिलेबस को आप प्रिपेयर करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखो कि इसके लिए अभी बाजार में कोई भी पुस्तक, ठीक है, जो कि एकदम से बेहतर हो, जिसको पढ़ के आप इससे सिलेबस को प्रिपेयर कर सके, एक किताब, ये संभव नहीं है ना। कई ऐसे कट पेस्ट बाजारू टाइप की पुस्तक लिखी गई है जिसमें सिलेबस के कुछ चीज़ें वहाँ पर मेंशन है, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि हमने कहा कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 4 सेक्शन है। ये मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस का सिलेबस जो आप प्रिपेयर करोगे, तो मेंस का जो सिलेबस है इसको अगर आप प्रिपेयर करते हो तो इसमें सेक्शन फर्स्ट, राइट, सेक्शन फर्स्ट जो है इसमें टॉपिक शुरू होता है कि नेशनल इनकम से, है ना। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें सिलेबस शुरू होता है नेशनल इनकम से। अब देखो कि इस सिलेबस के अंतर्गत किस तरह से आपको आगे बढ़ना है ना। और that topic is, that section is very very important for the preparation of PT also. तो दैट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी ऑल्सो। क्यों पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब इस फर्स्ट सेक्शन को आप पढ़ने जाते हो
तो देखो कॉन्सेप्ट जो है आपको इकोनॉमिक ग्रोथ से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे जीडीपी का कॉन्सेप्ट, जीएनपी का कॉन्सेप्ट, एनडीपी का कॉन्सेप्ट, एनएनपी का कॉन्सेप्ट, तब नेशनल इनकम, है ना। तो नेशनल इनकम जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट, जब जीडीपी की बात करती हो, जीएनपी की बात करती हो, तो देखो जीडीपी में एक डोमेस्टिक एरिया की बात होती है। ये डोमेस्टिक एरिया का जो कॉन्सेप्ट है हमारे प्रीवियस से इस पे टॉपिक पर हमने डिस्कस किया है। आप यूट्यूब चैनल पर जा करके आप जीडीपी के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप देख लोगे और आप देखोगे कि कितना डिटेल है, राइट। तो एक तो डिटेल आपको पढ़नी है, दूसरा कि जेपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, है ना, कि जेपीएससी क्वेश्चन पूछा मेंस में कि नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कैसे होता है। देखो कॉन्सेप्ट आप जब तक नहीं जानोगे तो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है ना। क्योंकि देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जब सरकार बदलती है तो सरकार इवैल्यूएशन एस्टिमेशन के कुछ प्रोसेस में भी वर्तमान सरकार ने चेंज किया है। तो एस्टिमेशन भी पूछता है और एस्टिमेशन को समझने के लिए आपको जीबीए का कॉन्सेप्ट भी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी तो टर्म को ही नहीं समझ पाते हैं कि टर्म जितना इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत है, उस टर्म को जब आप नहीं जानते हो तो जब मेंस लिखने जाओगे पीटी के लिए तो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना टर्म को समझे आप पीटी का लेवल ही नहीं क्वालिफाई करते हो। लेकिन उस टर्म को न केवल समझना है बल्कि उसका एप्लीकेशन भी करना है और ऐसे कम से कम 100 ऐसे टर्म आपको मिलेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। मैं कह रहा हूं क्योंकि इस सेक्शन के अंतर्गत आपको देखोगे कि हर टॉपिक में टर्म है। जैसे इन्फ्लेशन एक टॉपिक है आपका, तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का टाइप क्या है, इन्फ्लेशन का गणना किस तरह से होता है, एस्टिमेशन कैसे इन्फ्लेशन को करते हैं, इन्फ्लेशन को एस्टिमेशन के जो तरीके हैं उन तरीकों में सरकार ने क्या क्या परिवर्तन किया है, उस एस्टिमेशन जब करते हैं तो किन किन आइटम को हम किसके अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, WPI का जो प्रिपरेशन करते हैं डेटा उसमें हम क्या करते हैं, CPI में हम क्या करते हैं, ये सारा चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप क्या कर पाते हो कि आप चीज़ों में उलझ जाते हो। और तब और भी आपको बात करना है कि जो आपका इन्फ्लेशन है ना, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करोगे। इन्फ्लेशन के कंट्रोल के संदर्भ में एक RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MU किया है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैंने जब बच्चों से इंटरेक्शन किया कि क्या आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट को जानते हो, तो कई बच्चों ने कहा कि नहीं मैंने तो टर्म ही नहीं सुना है। तो ध्यान ही रखना है। और ऐसे बच्चे भी थे जो दिल्ली से पढ़ के वापस जा कर के और वहाँ पर हमारे साथ इंटरेक्ट किए। तो मेरा कहना क्या है कि एकदम बेसिक टू एडवांस जो है आपको अध्ययन करना है और अध्ययन का लेवल आपका बहुत बेहतर होना चाहिए, तभी जाकर के इकोनॉमिक्स के सेक्शन को आप कर पाएंगे। अगर इन्फ्लेशन के टॉपिक से अगर आगे आप बढ़ते हो तो देखो एक टॉपिक जो हमने सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है वो है पब्लिक फाइनेंस का। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस से संबंधित जो आपका टॉपिक है वो 4-5 सब टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत। किसी भी स्टेट PCS में पब्लिक फाइनेंस के थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है उस पे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन JPSC का जो सिलेबस है वो पब्लिक फाइनेंस के सिद्धांत पर भी क्वेश्चन और सिलेबस में मेंशन है। पब्लिक फाइनेंस का जो थ्योरी जो है
प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो है ये आपका सिलेबस में मेंशन है, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस आपके सिलेबस में मेंशन है। ऐसा आप खोज के दिखाओ किसी भी जो सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसमें आप खोज करके मुझे दिखा दो कि वहाँ पर नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है। बाकी में हम क्या पढ़ते हैं, तो बाकी के जो सिलेबस है उसमें हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत मेन रूप से बजट को पढ़ते हैं, राइट। लेकिन जब जेपीएससी की तैयारी आप करोगे तो उसमें आप देखोगे कि पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत जो 4-5 मैं सब टॉपिक की बात आपको कर रहा हूँ, सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ अभी, इस सेशन में मैं बहुत ज़्यादा आपको विषय वस्तु को पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस सेक्शन के जो सीरियसनेस है, जो डिफ़िकल्टी है, उसको आप समझिए और समझ के आप टाइम दीजिए। टाइम नहीं दीजिएगा नहीं होगा। ये अध्यापन करने में भी कम से कम 2 मंथ का टाइम लेता है आपका इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसको पढ़ाने में, राइट। बहुत आसानी पूर्वक नहीं हो सकता क्योंकि सिलेबस ही इतना ज़्यादा है। तो क्या सिलेबस छोड़ के जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो फिर इकोनॉमिक्स आपको नहीं आता, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, राइट। आप इंटरकनेक्टेड चीज़ों को आप छोड़ोगे। कई बच्चों को तो रेवेन्यू डिफिसिट पता नहीं चलता है, फिस्कल डिफिसिट पता नहीं चलता है, बजटरी डिफिसिट पता नहीं चलता है। डिफिसिट से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको करेंट अकाउंट पता नहीं है, कैपिटल अकाउंट पता नहीं है। करेंट अकाउंट के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आइटम जो है करेंट अकाउंट में शामिल किए जाते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आइटम कैपिटल अकाउंट में शामिल किए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हम अलग अलग चीज़ों को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से अगर हम रेवेन्यू जो बजट है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपिटल जो डिफिसिट है वो बढ़ेगा तो क्या होगा। या कई बार बच्चे या आम आदमी सुनता है, देखो एक बहुत ही बजट के संदर्भ में है कि आम आदमी अगर सुनता है या स्टूडेंट भी जो इकोनॉमिक्स ठीक से नहीं पढ़े हैं तो उनको लगता है कि सरप्लस बजट जो है, अगर कोई स्टेट सरप्लस बजट अगर पारित कर रही है तो ये पॉजिटिव चीज है, राइट। देखो सरप्लस बजट अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका एनालिसिस क्या होगा, कैसे होगा कि उस सरप्लस बजट के अंतर्गत नेचर क्या है ना। अगर मान लो कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटा देते हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटाने के बाद आप सरप्लस बजट दिखाते हो तो ये बजट कभी भी किसी स्टेट का, किसी नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करेगा, क्योंकि फ्यूचर डेवलपमेंट में वो अवरोध उत्पन्न करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम बढ़ाते हैं तो वो हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट को निर्धारित करता है। इसलिए पब्लिक फाइनेंस का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। और अगर आप फर्स्ट सेक्शन को समझने का प्रयास करते हो तो बिना सही तरीके से पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक को पढ़े आप समझ नहीं सकते हो, राइट। और ये शुरू से ही आपको समझना पड़ेगा। यानी कि 1950 के बाद जो है, जब हम आज़ाद होते हैं और हमने अपने पब्लिक फाइनेंस की अवधारणा रखी तो वहाँ से हम 1991 तक आते हैं। 1991 में इंडिया के पब्लिक फाइनेंस सिस्टम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। और आप देखोगे कि हमारे इंडिया में, अगर मैं इंडिया के जो हमारे लीडर्स हैं उसमें मैं किसी से प्रभावित, बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट। वो आज हम लोग के बीच नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट थे और इकोनॉमिक्स का जो उनके पास नॉलेज था वो भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें किसी के पास उतना ब्रॉड इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं था। और इसलिए आप देखोगे कि 1991 में जब हमारे देश में आर्थिक संकट आया तो इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने वाला जो व्यक्ति थे वो
डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, है ना। ही वॉज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम। वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर उनको इसलिए बनाया गया था कि 1991 का जो संकट था वो संकट बहुत ही गंभीर था, है ना, बहुत गंभीर संकट था और हमारा देश दिवालिया की स्थिति में पहुंच गया था। और उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि हमारा फिस्कल डिफिसिट काफी अधिक बढ़ गया था, इन्फ्लेशन हमारा बहुत ज़्यादा था और साथ ही साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो समस्या थी वो काफ़ी गंभीर हो गई थी। और इस स्थिति में हमारे पास बहुत कम दिनों का फॉरेक्स रिजर्व था। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है जिन्होंने उस संकट से हमें न केवल बाहर किया बल्कि आज जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और आपसे देखो, जो लोग इंटरव्यू में देंगे, अगर आज कल जो इंटरव्यू भविष्य में देने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल पूछा ही जाएगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है भारत की अर्थव्यवस्था में, है ना। तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो रिफॉर्म, जो सेक्शन 3 आप पढ़ने जाओगे जेपीएससी में, तो रिफॉर्म का जो बेसिक है, फाउंडेशन जो है, उस फाउंडेशन को तैयार किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। यानी कि एलपीजी मॉडल जो ग्रोथ का है, ये एलपीजी ग्रोथ मॉडल का जो आधार जिन्होंने रखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखा और उतनी बुरी हालात से इकोनॉमी को बाहर निकाला। तो एक तो कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन जो है, यानी कि जो लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है इंडियन इकोनॉमी में, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा इम्पोर्टेंट, उन्होंने 10th अगर प्लान आप देखोगे तो उसमें उन्होंने एक इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट सामने लाया था। और इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है, उस समय मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, राइट, जो कि 11th में उसको कंटिन्यू किया गया। तीसरा जो मनमोहन सिंह का जो इम्पोर्टेंट रोल है कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट विथ ह्यूमन फेस का कॉन्सेप्ट 2004-5 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो थे, ये वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में उन्होंने कहा कि ये अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट किया करेगा, इसलिए डेवलपमेंट विथ ह्यूमन फेस का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, डेवलपमेंट विथ ह्यूमन फेस का ग्लोबलाइजेशन लाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह, जो इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ग्रोथ का फायदा सबको मिले, और इंक्लूसिव ग्रोथ को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने मनरेगा को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित किया, इंफॉर्मेशन एक्ट पारित किया। और इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 1991 से जो क्रिएशन उन्होंने किया, उस क्रिएशन में डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल बहुत बड़ा रहा। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का फाउंडेशन अगर उन्होंने तैयार किया है, तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और वो हमारे प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में अगर आप देखोगे, तो प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में मेरे मन में जो उनके प्रति श्रद्धा है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक जानता हूँ, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से आप देखोगे तो भारत के कोई भी प्रधानमंत्री उतने सही तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन करने में विफल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पब्लिक फाइनेंस में आपको, पब्लिक फाइनेंस में यहाँ क्या चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में आपको ध्यान में रखना है। और यही एक बहुत बड़ा जो है टॉपिक है। इसके साथ साथ आप देखो कि बैंकिंग क्षेत्र, ठीक है, तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी अब आप देखो कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ये बैंकिंग सिस्टम किस तरह से ग्रो करता है। और इसमें भी आप देखोगे, जब आरबीआई को पढ़ोगे, तो आरबीआई जो है
भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा निर्देश देती है और दिशा निर्देश देने के लिए चाहे इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने की बात हो या अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने की बात हो, तो जब कभी आप आरबीआई को पढ़ोगे तो कई ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, सीआरआर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, एसएलआर का पढ़ते हो, बैंक रेट क्या है आपको समझना है। तो अगर आप बैंक रेट नहीं समझते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं समझते हो, इस तरह के कई टर्म जो है आपको बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आपको समझना पड़ता है। और जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ोगे तो आपको जेपीएससी की तैयारी के लिए पूरी बैंकिंग सिस्टम आपको पढ़नी है। और फिर यहाँ भी आप देखोगे कि 1991 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उसी तरह से आप इंटरनेशनल ट्रेड भी आप देख लो। और जब इंटरनेशनल ट्रेड आप देखते हो, यानी भारत का जो ट्रेड है और भारत का जो अदर कंट्री से इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जिसके अंतर्गत बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, इवन कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी जो डेवलपमेंट है और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, ये दोनों जो है इस सेक्शन में, यानी फर्स्ट सेक्शन में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है कि आप पे जब उसका सिस्टमेटिक तैयारी करने जाओगे तो आपको एक से अधिक पुस्तकों की ज़रूरत तो केवल फर्स्ट पेपर से की तैयारी में पड़ती है। अब देखो, इस सेक्शन को पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखो, मैं तो आपको टेक्स्ट बुक का सजेशन देता हूँ, है ना। और आप लोग क्या करते हो कि टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं चाहते हो, है ना, तो एक बुक है दत्त एवं सुंदरम, इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक बुक है, बहुत बेहतर बुक है। इसके कई चैप्टर्स जो हैं आपको जो है इसके संदर्भ में आपको ज्ञान देगा, राइट। हाँ, एक चीज़ वहाँ ध्यान रखो कि 2023 से जो नई बुक आ रही है, तो उस नई बुक और पुरानी वाली बुक दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी वाली बुक में 1950 से लेके अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हो रहा है, उन सारी चीज़ों को आपको वहाँ से मिलेगी और ये सेक्शन आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन एक और किताब दत्त एवं सुंदरम तो हिंदी में भी आती है, हिंदी भाषी जो छात्र हैं उन छात्रों को भी उसकी उपयोगिता उसके लिए है। लेकिन एक और किताब है उमा कपिला की, राइट, इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। अब उमा कपिला की किताबें भी 2-3 वॉल्यूम में आ रही है, उसमें से कुछ चैप्टर जो है आप ऐड करोगे तब ये जा करके आपका प्रिपरेशन होगा, राइट। और जब तक फर्स्ट सेक्शन आपका बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं होता है, तब तक सेकंड सेक्शन आप नहीं समझ पाते हो। जैसे अगर हम बात करें कि जेपीएससी का जो सिलेबस आपका है, ये 14 जेपीएससी पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के सेक्शन को तैयार करें। तो इकोनॉमिक्स के सेक्शन को अगर हम तैयार करते हैं तो इसका सेक्शन 2 जो है, ध्यान ही रखना है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन 2 हम बात कर रहे हैं, जो कि मेजर रूप में आपके सिलेबस में किस रूप में दिखाई दे रहा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब ये बात ध्यान रखो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो है, यहाँ से टॉपिक जब होता है तो बहुत सारे बच्चे को तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है। हमने एक हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक के ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंसेस आपको किया गया है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एस्टिमेशन जो होता है ये एचडीआई के माध्यम से किया जाता है, राइट। तो एचडीआई से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझनी है और डेटा भी आपको यूज़ करनी है, क्योंकि डेटा अगर आप यूज़ नहीं करते हो
तो अल्टीमेटली आप जो है चीज़ों को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हो। जैसे एक बात बार बार हमारे देश में अभी चल रही कि भारत जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सकती है ना, कि हम लोग 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप भारत की स्थिति एचडीआई के संदर्भ में देखोगे तो बहुत बड़ी चुनौती है ना। अभी उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे काम करनी होगी, तभी जाकर के हमारी अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो सकती है ना। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड फिर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेक्शन में जो हमने बात आपको किया कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित जो टॉपिक है, तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित टॉपिक के कुछ चीज़ें यहाँ पर रिलेटेड है, क्योंकि एचडीआई के कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ की बात भी है। और हमने आपको अभी क्या बताया कि इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, राइट। और इकोनॉमिक के ग्रोथ को किस तरह से इंक्लूसिव बनाया जाए, मतलब ग्रोथ का लाभ जो है किस तरह से समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे किया जाए। एक बात ध्यान में रखो कि जब आप एचडीआई का कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो एचडीआई के कॉन्सेप्ट को लाने में दो इंपॉर्टेंट लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक रहे हैं महबूब उल हक, है ना, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और दूसरा रहे हैं अमर्त्य सेन, ठीक है, ये इंडियन रहे हैं। अब इन लोगों ने एचडीआई का कॉन्सेप्ट लाया, तो एचडीआई का जो कॉन्सेप्ट है, एचडीआई जैसे जैसे आपका इम्प्रूव करेगा, इसका मतलब है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था जो है इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर जा रही है। अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का फायदा जो है गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करें। और हमने आपको कहा कि मनमोहन सिंह ने इस इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया। तो उन्होंने महत्वपूर्ण काम क्या किया कि उन्होंने मनरेगा लाया। ध्यान ये रखना है कि मनरेगा जो है का कॉन्सेप्ट क्या था कि 100 दिन का रोजगार जो है गरीबों को दिया जाए, और 100 दिन का रोजगार जो दिया जाएगा उसके लिए पेमेंट किया जाएगा। और पेमेंट किसके पास जा रही है? सबसे गरीब जो हमारे समाज के समुदाय हैं, उन समुदायों को उसका लाभ मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो रही है कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने आपको दो इंपॉर्टेंट चीज दिया था। राइट टू एजुकेशन, है ना, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हुआ। ये यूपीए जो गवर्नमेंट है, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और उस उपलब्धि के अंतर्गत आपने देखा कि अब 14 वर्ष तक बच्चों को एजुकेशन देना फंडामेंटल राइट बन गई है। तो जब राइट टू एजुकेशन को फुलफिल करेंगे तो एजुकेशन के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें तो उसके माध्यम से भी गरीबों तक सुविधाएं पहुंच रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसी को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका रहा है। इसके अलावा राइट टू फूड, यानी राइट टू फूड जो है एक्ट आपको 2013 में बना, ठीक है, उसके बाद सरकार बदल गई। लेकिन एक तो ध्यान में चीज ये रखो कि राइट टू फूड भी क्या है कि राइट टू फूड जो है, इससे दो चीजें हो रही है कि राइट टू फूड नेसेसरी है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, और राइट टू फूड फिर आपका नेसेसरी है आपके एचडीआई में इंप्रूवमेंट के लिए। क्योंकि एचडीआई का जो अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो उसमें तीन महत्वपूर्ण चीज होता है,
राइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ जो इम्प्रूव कर रहा है, जैसे अब अनुमान लगाया जा रहा कि नई जो जनगणना होगी तो लगभग 70 तक वो पहुंच जाएगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ जो है का सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है, और जब तक हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाओं का इम्प्रूवमेंट आप नहीं करोगे तब तक आपका HDI नहीं बढ़ेगा। और राइट टू फूड के अंतर्गत कॉन्सेप्ट क्या है कि जो गरीबों को भोजन दिया जाए। आज जो 5 kg अनाज मिल रहा है, ये अनाज किसके अंतर्गत मिल रहा है? ये राइट टू फूड एक्ट जो है ये 2013 तक मिल रहा, ठीक है। तो यह भी एक इंक्लूसिव ग्रोथ करने का कॉन्सेप्ट था। और डायरेक्ट ट्रांसफर है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी का जो कॉन्सेप्ट था यह भी उसी समय था। बाद में सरकार बदली, सरकार ने उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि HDI का इम्प्रूवमेंट तभी होगा ना जब आप न्यूट्रिशनल जो कैपेसिटी है उसको आप इम्प्रूव करो, आप एजुकेशनल कैपेसिटी को इम्प्रूव करो, और फिर GNI है ना एट PPP लेवल, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर ग्रॉस नेशनल इनकम को आप इम्प्रूव करोगे तो इससे आपका HDI इम्प्रूव करेगा, और HDI इम्प्रूव करेगा तभी जाकर के आप विकसित बनोगे देश, राइट। लेकिन एक तरह से ये इम्प्रूवमेंट हो रहा, यानी एक चीज आप देखो कि अगर आप नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट सेक्शन है, तो फर्स्ट सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है ना, ये आप पढ़ रहे हो कि इंडियन इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज के डेट में है। तो ऊपरी तौर पर आप देखते हो तो आपको क्या लगता है कि एक बहुत अच्छी चीजें हमारी इकोनॉमी में बढ़ रही है। लेकिन जो समस्या इकोनॉमी में क्रिएट हो रही है, समस्या ये हो रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था, यानी ग्रोथ का बेनिफिट कैसे गरीबों तक पहुंचाया जाए। तो इंडियन इकोनॉमी में एक और फिनोमेना क्या अभी चल रही है कि 1% जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं उनके पास हमारे GDP का 40% जाती है। तो इससे क्या हो रहा, अनइक्वलिटी बढ़ रही है, और अनइक्वलिटी बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए अगर SDI को डेवलप करना है तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, बिना इंक्लूसिव ग्रोथ के हम HDI का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और जब तक HDI इम्प्रूव नहीं करेगा तब तक आप एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में केवल ग्रोथ आपका बढ़ जाए, इससे आप विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जिसको आप पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि आज जो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट जो है भविष्य के लोगों को भी होना चाहिए। यानी आप संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करें कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए भविष्य के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है ना, एक तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, दूसरा पॉल्यूशन है ना। अब देखो कि पॉल्यूशन की समस्या इतनी गंभीर रही है ना, कि दिल्ली या फिर मुंबई या चेन्नई, कोलकाता जो मेट्रो सिटी हमारे हैं वो इतने ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मॉडल है उस मॉडल से पॉल्यूशन लगातार बढ़ ही रही है। तो अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उससे पोल्यूशन बढ़ रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा कि अगर पोल्यूशन बढ़ रही है तो ये हेल्थ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
यानी हेल्थ का प्रॉब्लम आपका क्रिएट होगा, और हेल्थ का प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो फिर एचडीआई में जो सेक्शन है, जैसे कि हमने कहा कि एचडीआई के अंतर्गत जो है आपको हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तब जाकर के लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ इम्प्रूव करेगा। तो अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आप देखो कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा परफॉर्म किया है और हमने अपना खाद्यान्न का उत्पादन काफ़ी बढ़ा लिया है। 140 करोड़ लोग आज हमारे देश में हैं और हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री अनाज 5 केजी दे रहे हैं राइट टू फूड एक्ट के अंतर्गत। ये एक सच्चाई है। लेकिन एक और आप ध्यान में रखो कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है ना, यानी कि जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है ना। यानी जीएचआई को आप देखोगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो उसमें भारत की स्थिति डाउन जा रही है। एक तरफ गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम लोगों को 5 केजी अनाज जो है फ्री दे रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट राइट टू फूड एक्ट 2013 से शुरू किया गया था और ये मिल रहा है, इसमें एक सच्चाई है। लेकिन जीएचआई में हमारा डाउनफॉल हो रहा है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें हमारा डाउनफॉल हो रहा। और दूसरा आप देखोगे कि हेल्थ के संदर्भ में जो सर्वे किया गया है भारत में, राइट, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है, तो उसमें क्या दिखाई दे रहा कि हमारी जो महिलाएं हैं 40% से अधिक जो महिलाएं हैं ये माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, 40% से अधिक बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। तो आपका जो एक आप डेवलप इकोनॉमी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब तक इस समस्या को, यानी दोनों चीजें हो रही है, जैसे इकोनॉमी के सेक्टर में ग्रोथ को देखो तो आप इम्प्रूव हो रहा, ठीक है। और अगर आप जीएचआई में आप देखो, है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देखो तो नीचे जा रहा, डाउन जा रहा, ठीक है। ये क्या कह रहा कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट जो लाया गया, अब क्या है कि अर्थव्यवस्था इंक्लूसिव ओर में नहीं जा रही है, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है ऑफ रिसोर्सेज जो हो रहा, ठीक है, आप 5 केजी फूड तो दे रहे हैं, है ना, 5 केजी आप क्या कर रहे हैं, ग्रेन दे रहे हैं, लेकिन क्या इस ग्रेन में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जितनी है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं? तो आप नहीं फुलफिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विकसित हुई है, जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, यानी ग्रोथ हो रहा लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। जॉब को लेकर के सारे भारत की हर राज्य में, हर क्षेत्र में जॉब का प्रॉब्लम है और सबसे ज्यादा आज सफर कर रहा तो यूथ सफर कर रहा। तो चूंकि सबसे ज्यादा यूथ सफर कर रहा, तो जब तक आप इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, तो इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो कैसे आप विकसित होंगे। और इसलिए इसके अंतर्गत आप देखोगे, इस टॉपिक के अंतर्गत सेकेंड जो सेक्शन है, इसके अंतर्गत हमें फूड का भी है, खाद्य सुरक्षा की बात भी है, रोजगार की भी है, गरीबी का भी टॉपिक है, और साथ ही साथ जो योजनागत जो हमारा विकास मॉडल था और पोस्ट योजनागत यानी पोस्ट प्लान पीरियड और प्री प्लान पीरियड दोनों जो हमारा पीरियड है, उसमें सामाजिक विकास के लिए या आप ह्यूमन डेवलपमेंट के विकास के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, ये सारे चीज यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और इसको पढ़ने वक्त आपको इंटीग्रेट करना है फर्स्ट सेक्शन के साथ। इसके साथ साथ आप देखो कि थर्ड जो सेक्शन है 14th जेपीएससी के इकोनॉमिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो थर्ड सेक्शन है, इसके अंतर्गत हमारे पास क्या है, रिफॉर्म, है ना, और रिफॉर्म के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी है,
है ना। अब यहाँ पर ध्यान में रखो कि जब तक आप 1950 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव जो है नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो स्थापित की गई, यानी जब देश आज़ाद होता है और आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नेहरू जी बनते हैं और नेहरू जी ने एक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक मॉडल डेवलप किया था जिसको हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नेहरूवियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और उस मॉडल ने, देखो, जब आप किसी भी प्रधानमंत्री की एनालिसिस आप करोगे तो जब आज़ादी मिली थी तब भारत की स्थिति क्या थी, ठीक है। आज़ादी मिली थी तो हमारी जो पॉपुलेशन थी 32-33 करोड़ थी, 10-11% लोग के पास एजुकेशन था। तो 32-33 करोड़ जो लोग थे उनको आप पर्याप्त भोजन नहीं उपलब्ध करा पाते थे। आप वहाँ का डेटा देखोगे तो उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट था वो 32-33 ईयर ही था। और जो जीडीपी हमारा था उस जीडीपी में एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसकी भूमिका जो है 50% के करीब एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर की भूमिका लगभग थी 49-50%। अब उसी स्थिति में नेहरू ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का पैमाना डेवलप किया, उन्होंने जो संस्थागत व्यवस्था की उस समय के दृष्टिकोण से बड़ा उपयोगी था, ठीक है। हमें इसके लिए उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक कॉलोनियल जो इकोनॉमी थी उस कॉलोनियल इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में तब्दील किया। डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में 1950 में हमने उसको डेवलप किया। और 1950 में जब आप हमारी इकोनॉमी को देखोगे तो देखो 1950 में जो मॉडल था इकोनॉमी का मॉडल, इसको हम लोग एलकेपी कहते हैं। एलकेपी मॉडल का मतलब क्या है? लाइसेंस कोटा परमिट। और 1991 में जो हमारी इकोनॉमी हुई, इस इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो संस्थागत व्यवस्था नेहरू के टाइम में की गई उसमें कुछ परिवर्तन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, उसमें कुछ परिवर्तन जो है जनता पार्टी की सरकार ने की। उसी मॉडल पर अर्थव्यवस्था चल रही थी। बाद में जब राजीव गांधी की सरकार आती है तब यह सरकार जो है थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास करती है, लेकिन ये रिफॉर्म तो अल्टीमेटली यहाँ शुरू होता है। और ये रिफॉर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरू किया गया था। ये बात ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम यहाँ भी है कि जब कोई देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के पहले जो हमारी इकोनॉमी की संरचना थी वो कॉलोनियल इकोनॉमी की संरचना थी। यानी ऐसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का निर्माण अंग्रेजों ने किया था कि भारत के संसाधन में ध्यान ये रखना है कि नेचुरल संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि उसका लाभ ब्रिटेन को मिले और मिला। और उसके कारण भारत निरंतर गरीब होते चला गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। दादा भाई नौरोजी कहते हैं इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को कैसे रोका जाए, इसको रोकने के लिए नेहरू ने जो मॉडल डेवलप किया उस मॉडल के अंतर्गत उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रतिबंध लगा रखी थी, राइट। और प्रतिबंध दो तरह के थे। एक तो प्रतिबंध ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उन प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेड भूमिका दी गई, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन था कि फॉरेन जो कैपिटल है उस फॉरेन कैपिटल की भी भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में लिमिटेड रही। और उसको इसलिए रेस्ट्रिक्ट करके उन्होंने रखा था क्योंकि हम तो आज़ादी प्राप्त किए, तो एक तो वर्ल्ड में ऐसा था कि ज़्यादातर लोग ये बात व्यक्त कर रहे थे कि भारत आज़ाद राजनीतिक रूप से तो हो गया लेकिन भारत को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी, ठीक है। भारत की संरचना इतनी खराब थी, आर्थिक संरचना की, इसकी आर्थिक आज़ादी इसको मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने क्या कहा, देखो हम कृषि प्रधान देश थे और 32-33 करोड़ जनसंख्या को हम भोजन नहीं खिला पाते थे। आप सोचो
आप सोच सकते हैं इस बात को। आज 140 करोड़ लोगों को हम भोजन खिला रहे हैं और विश्व में हम खाद्यान्न का निर्यात भी कर रहे हैं। ये चुनौती थी और एक डर भी था कि कहीं हम फॉरेन इकोनॉमी जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट करें तो हमारी ये जो राजनीतिक आज़ादी है आर्थिक स्वतंत्रता में बदलेगी, तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी हो सकती है। और इसलिए रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमिक पॉलिसी का इन्होंने अनुसरण किया, यानी कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को भी लिमिटेड रखा और जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, कैपिटल है, फॉरेन कैपिटल है, उसकी भूमिका को भी लिमिटेड रखा। और इन्होंने जो पॉलिसी अपनाया उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी हम लोग कहते हैं। हम डिटेल इस पे बात हमने किया है कई बार। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ तो आप देखो कि नेहरू की मृत्यु 1964 में होती है और 1964 तक आप देखो कि भारत जो है आर्थिक क्षेत्र में कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया है ना। खाद्यान्न में अभी हम आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त किए हुए हैं और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का नहीं होना किस तरह से आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है, क्योंकि आप देखोगे कि 1966 में भारत में अकाल पड़ा और 1965 आप देखोगे कि हमारा एक तरह से पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध भी हुआ है ना। और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध था तो अमेरिका उस समय पाकिस्तान के पक्ष में था और अमेरिका ने हमारे खाद्यान्न जो भारत वहाँ से खाद्यान्न इंपोर्ट करता था उस इंपोर्ट को रोकने की धमकी दी, रोकने का प्रयास किया। तो लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने नेहरू के बाद तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की। और ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रतिफल क्या हुआ कि 1973 आते आते भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। उधर आर्थिक संरचना जो है कैपिटल गुड्स के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, वो भी धीरे धीरे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने लगी। लेकिन साथ ही साथ इस मॉडल में कई वीकनेस थी और इस वीकनेस के कारण क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूअस जो है हमारे यहाँ प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है, हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा है और फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हम गरीबी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम पहले की जो संरचना थी उस संरचना में ही प्रॉब्लम थी। और फिर 1991 में आप आओगे तो यहाँ पर देखोगे कि एक तो पहले से हमारी अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम थी, फिर गल्फ वार होता है और गल्फ वार होता है तो उससे क्या होता है कि वाइल पुल डिफिसिट इतनी बढ़ जाती है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा यानी विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो जाता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करने की स्थिति में नहीं थे। तब आईएमएफ से जब हमने सलाह मांगा तो आईएमएफ ने हमें दबाव डाला और कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करो। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब क्या है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में परिवर्तन करो, राइट। और स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने का मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शन हटाओ और एलपीजी को अपनाओ। ये हमने मजबूरी में अपनाया था। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये हमारी मजबूरी थी। और एक बात ध्यान रखो कि जब कभी प्रॉब्लम में ही लीडरशिप कितना योग्य है, उसमें कितनी योग्यता है, इसका पता तब चलता है जब देश के सामने प्रॉब्लम हो, राइट। और देश एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम से गुजरा। संजोग से दैट टाइम मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कंट्रीब्यूशन को पढ़ने जाते हैं। और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है तो सारे सेक्टर में होता है। ध्यान ये रखना है कि हम अभी बात करेंगे कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म जो है हमारा होता है वो सारे सेक्टर में होता है, चाहे इंडस्ट्री के सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, बैंकिंग के सेक्टर में हो, पब्लिक फाइनेंस के सेक्टर में हो, इंटरनेशनल ट्रेड के सेक्टर में हो। एवरीथिंग
चेंज हो जाता है और एवरीथिंग चेंज होता है। तो इस रिफॉर्म के अंतर्गत इन सारी चीजों को पढ़ना है और बाद में फिर क्या पढ़ना है आपको, झारखंड की अर्थव्यवस्था, है ना, फोर्थ सेक्शन। तो फोर्थ सेक्शन में झारखंड पढ़ना है। तो देखो, जिस तरह का सिलेबस आप इस 3 सेक्शन में देखोगे उसी तरह के टर्म झारखंड के संदर्भ में आपको पढ़ना है। अब देखो, झारखंड अगर ये तीनों आपका बहुत स्ट्रांग हो गया तो झारखंड के लिए आपके पास स्रोत क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड, राइट। अधिकांश बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड जो है, इस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड के माध्यम से हमें इन चीज़ों को तैयार करना होता है। तो ये चारों सेक्शन जो इकोनॉमिक्स का है, इस तरह से आप तैयार करेंगे। एक बार फिर मैं आपको कह दूं कि ये जो 3 सेक्शन की जो बात हमने की, उसमें दत्त एवं सुंदरम और उमा कपिला की जो पुस्तक है इंडियन इकोनॉमिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, इन दोनों के चैप्टर को मिला करके अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहोगे, आप नोट्स बना सकते हो। और झारखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतर रिसोर्सेज क्या है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड। और इस तरह से आप जो है एक तरह से तैयार कर सकते हो कि इकोनॉमी का जो सेक्शन है, उस इकोनॉमी के सेक्शन को बहुत बेहतर तरीके से आप तैयार कर सकते हो। और इस तैयारी के बाद जो है आपको इकोनॉमिक्स में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज अगर एक पेपर में भी आपको कम मार्क्स मिल जाती है, आपके कई साल के परिश्रम समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सिस्टमैटिक और क्वालिटेटिव और साइंटिफिक प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, सिलेबस को पूरा तैयार करने की ज़रूरत है। और ये काम अगर आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पा रहे हो तो स्टूडेंट सर्कल रांची में आप आ सकते हो, आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हो और हम आपको व्यवस्थित तरीके से इकोनॉमिक्स किस तरह से प्रिपेयर करें, एकदम साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीके से हम लोग बात करते हैं। और इसमें टाइम लगता है, ध्यान ये रखना है, खास करके उन छात्रों को जो कि सीरियसनेस उसमें कम आती है कि वैकेंसी आएगी तो हम प्रिपरेशन करेंगे, वैकेंसी आएगी तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आप खानापूर्ति करते हैं तो खानापूर्ति अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है पहले से प्रिपरेशन कीजिए। सिलेबस बहुत लंबा है, आप अवश्य सफल होंगे। और इसी के साथ जो है आज का ये डिस्कशन हम समाप्त करते हैं।